नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने युद्ध को लेकर खुलकर बात की। युद्ध क्यों लड़ा जाता है, दुनिया में युद्ध क्यों हो रहे हैं, एक एक बात अजीत डोवल ने बड़ी डिटेल में समझाई। डोवल ने कहा कि किसी भी जंग का, किसी भी देश का फैसला नेतृत्व से होता है और भारत बहुत भाग्यशाली है कि यहां पर एक मजबूत नेतृत्व है। युद्ध कैसे लड़ना है, यह आज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने बताया। आज दिन भर जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो हैं जंग, इच्छा शक्ति, रणनीति और पाकिस्तान की आर्मी। आज हिंदुस्तान में युद्ध की बात हुई, पाकिस्तान में भी जंग की बात हुई। क्या सबसे बड़ा युद्ध शुरू होगा? आप देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के एनएस से क्यों प्रतिशोध की बात कर रहे हैं? इतिहास हमें एक चुनौती देता है। ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना। भारत के रक्षा मंत्री क्यों हथियार की बात कर रहे हैं? अब हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। भारत के एनएस से क्यों सबक की बात कर रहे हैं? हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? भारत के जनरल क्यों बड़ी जंग की बात कर रहे हैं? इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। भारत का विदेश मंत्रालय क्यों चीन पाकिस्तान का नाम ले रहा है? Chaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. पाकिस्तान क्यों युद्ध और डर की बात कर रहा है? खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम, तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू बी रेडी। ये रॉकेट जो उनके मिसाइल हैं या ड्रोन है, उनके थ्रू ऐसा कुछ करेंगे कि ये, मैं अल्लाह ना करे, मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये सरकरी की तरफ चढ़ दौड़ें, हो सकता है ये कश्मीर की तरफ कुछ एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। प्रदेश में ही बनती। पिछले 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वेस्टर्न कमांड के जीओसी और हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने जो बोला है, जो समझाया है, जो दिखाया है, उसको कलेक्टिव एक साथ देखेंगे तो कुछ तो इशारा हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, जिसके लिए 26 का इंतजार था। क्या बड़ा फैसला, कड़ा फैसला, सटीक फैसला लेने का वक्त आ गया? क्या यही अजीत डोवल समझा रहे हैं? सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाएंगे, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं, उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, तिल भर के जलना पड़ता है और लंबे समय तक चलना पड़ता है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, पुतिन को यूक्रेन चाहिए, जिनपिंग को ताइवान चाहिए। क्या यही सही वक्त है पीओके लेने का, पीओके में नया मोर्चा खोलने का? यह शख्सगाम घाटी है, हजारों फीट की ऊंचाई पर है। एक ऐसी घाटी जो दो पहाड़ों की श्रृंखला के बीच है। सबसे पहले शख्सगाम घाटी की लोकेशन को समझिए, क्योंकि यहीं से इस घाटी के लिए नया मोर्चा खुल सकता है। यह सियाचिन ग्लेशियर है, इसी के आगे टेरम पॉइंट है, ठीक इसके आगे शख्सगाम घाटी। शख्सगाम घाटी से गिलगित बाल्टिस्तान का रास्ता है, लेकिन शख्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था। शख्सगाम घाटी में अब तक सब 1963 तक जैसा था, लेकिन पिछले एक साल से यहां पर नई सड़क बन रही है, नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान चीन ने सिपेक 2.0 का नाम दिया है, और यहीं से नया विवाद शुरू हो गया है। We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. आवश्यक कदम क्या होगा, इसी बात से पाकिस्तान बहुत परेशान है। इतिहास गवाह है, अगर सही वक्त में सही कदम ना उठाया गया तो इसका मलाल कई पीढ़ियों तक रहता है। पीओके में पाकिस्तानी झंडे का मलाल आज भी पीओके की जनता को है, जो हर रोज पाकिस्तानी सेना से एक नया संघर्ष कर रहे हैं। हम किसी को यहाँ पे ना तो कोई इमरजेंसी लगाने देंगे, फजूल बकवास है। हमने ये तय कर लिया कि हमें बाहर निकलना पड़ा, हम चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा करेंगे। एक तरफ तो इस रियासत की शाह खर्चियाँ खत्म नहीं हो रही, वज़ीर आज़म साहब प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल लेके जा रहे हैं, ताबे गुजरी बिजनेस स्केल के ऑर्डर कर रहे हैं। हमें हक मलकियत, हक हुक्मरानी हमारा तस्लीम किया जाए। ये रियासत हमारी है, ये आजाद रियासत है। हम जब अपने हक की बात कर रहे हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि आपका तो इस मुल्क में कोई हक ही नहीं है। रियासती इदारों को ये पैगाम है हमारा कि इस तरह ताकत के नाजायज इस्तेमाल से मसले का हल नहीं होता। बहुत सारे नौजवान जिन लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज़ बनने के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद की, तो उनकी आवाज़ को डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है। अपना आईनी हक मांगना जुर्म है, तो ये जुर्म हम सरेआम करेंगे। पीओके पर पाकिस्तानी झंडा और पाकिस्तानी सेना का कब्जा अपने आप कभी नहीं हटेगा। 1971 में भी भारतीय सेना को मैदान पर उतरना पड़ा था। इस बार भी तैयारी पूरी है, नई जंग नए तरीके से लड़ी जाएगी। इसका एहसास आसिम मुनीर को भी अच्छे से है। राउंड 2 पहले से ज्यादा धुआंधार होगा। हर फौज, एयरफोर्स, नेवी वगैरह सारा वक्त तैयार होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। और आजकल की सिचुएशन के अंदर तो सारे बैटल प्लान्स आर रेडी। वो एक गेम थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी गेम थ्योरी के जी अगर वो ही ऐसे करता है तो हम ये करेंगे, अगर वो ये करेगा तो हम ये करेंगे, जब हम ये करेंगे तो वो ये करेगा, उसको काउंटर करने के लिए फिर हम ये करेंगे। उन्होंने अपनी गलतियां जो हैं या कमज़ोरियां जो थी उसको उन्होंने स्टडी कर लिया है, होगा यकीनी तौर पे, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये हमारी कमज़ोरी थी, ये हमारी कमज़ोरी, अब अगले राउंड के अंदर हमने ये कमज़ोरी नहीं होने दिखानी, ये नहीं करना, तकड़ा ये किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हैं उनकी तरफ ही तवज्जो देंगे और शायद उधर ज़्यादा फोकस करेंगे इक्वली। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सो वी आर ऑल्सो डूइंग 2 थिंग्स। एक ये कि हम जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमारी कोई कमज़ोरी है उसको हम तकड़ा करेंगे, ज़ाहिर है उसको प्लग करेंगे अपनी वीकनेसेस। और दूसरा ये है कि जहाँ जो हमारी आउटरीच है टू रीच वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अगर हमें वो करना पड़े तो देन हम वो भी करेंगे।
शख्सगाम घाटी में चीन और पाकिस्तान को रोकना है, पीओके में पाकिस्तान के प्लान को नाकाम करना है तो अभी करना होगा। पीओके में जैसे नया फ्रंट खुलेगा, नए प्रोजेक्ट अपने आप रुक जाएंगे। जैसे ट्रंप को ग्रीनलैंड में चीन रूस के कब्जे का डर है, ठीक वैसे ही शख्सगाम घाटी में मुनीर का नया प्लान एक्टिव नहीं होने देना है। कोई भी जंग शुरू एक गोली, एक गोले, एक मिसाइल से जरूर हो सकती है, लेकिन जंग लड़ने और जंग जीतने में बहुत फर्क होता है। अब तक नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अगला ऑर्डर क्या होगा, कहां के लिए होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर एक निर्णय ले लिया गया तो वो सब कुछ हो सकता है जो कभी नहीं हुआ है। वो विल पावर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह एवरीथिंग एल्स, वो सब कुछ जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं गई थी, अब तो शायद मैं नहीं इसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृत हुए खत्म हो जाती है। वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति बनती है। लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं हम लोग? लड़ाइयां केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है, तो आपके अस्त्र शस्त्र सब रखे रह जाएंगे, और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए हैं। पाकिस्तान भारत में जंग होगी, जरूर होगी, जल्दी होगी, यह मुनीर भी जानता है, पाकिस्तानी आर्मी भी जानती है, इंडियन आर्मी को भी पता है, और इस युद्ध के लिए भारतीय सेना तैयार है। पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है। लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है, और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। पश्चिमी सीमा पर होने वाले किसी भी युद्ध में देश हमसे
दुश्मन पर निर्णायक जीत की उम्मीद रखता है। ये इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार हैं। वेस्टर्न कमांड के पास 663 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर की जिम्मेदारी है और जब कमांड के कमांडर इन चीफ युद्ध की तैयारियों की बात करते हैं तो समझ लीजिए कुछ तो हो रहा है। झड़प, स्ट्राइक और जंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीनों के लिए तैयारियां एकदम अलग होती हैं। तीनों का टारगेट अलग होता है। जब जंग की बात आती है तो जहां पर युद्ध लड़ना होता है उसके मुताबिक तैयारी की जाती है, जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले इंडियन आर्मी ने की थी। 1971 जंग से पहले खड़गा कोर, नागा रेजिमेंट, 14th बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री, 15 बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री, 9 पैरा और 10 पैरा बटालियन को तैयार किया गया था। जैसे माहौल 1971 की जंग से पहले था, ठीक वैसे ही हालात एक बार फिर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर नई बटालियन, नई रेजिमेंट, नई ट्रूप्स को तैयार किया जा रहा है। भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, अश्नी ड्रोन पलटन, शक्तिवान रेजिमेंट जैसे नए बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप तैयार हो रहे हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और रात के अंधेरे में 70% ऑपरेशन की तैयारी इस समय भारतीय सेना अलग अलग जगहों पर कर रही है। हम आपको बता दें कि इस समय ये भैरव बटालियन है जो कि अलग अलग जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। इनको पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ इक्विप किया गया है। आप ये जिली सूट देख रहे हैं, साथ में स्नाइपर राइफल है, उसके अलावा कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, AK-203 जो हाल ही में पूरी तरह से भारत में तैयार की गई है। ये 28 kg का बैटल लोड है। उसको लेकर इस समय भारतीय सेना के जवान पूरी तैयारी के साथ हैं। हम बता दें ये इस समय अभ्यास का हिस्सा है क्योंकि पहली बार आर्मी डे परेड पर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल ही में इनका गठन किया गया, फॉर्मेशन के बाद इनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया। मॉडर्न जंग में सबसे बड़ा रोल ड्रोन का है। यह रूस यूक्रेन जंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में समझ में आ गया है। भारत ने ड्रोन जंग की ऐसी तैयारी की है, ऐसा प्लान बनाया है, पाकिस्तान पर एक साथ 1 लाख ड्रोन से हमला होगा। पाकिस्तानी आसमान पर सिर्फ ड्रोन ही ड्रोन नजर आएंगे। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल इसके जरिए ड्रोन को, इसमें जो एक्सप्लोजिव्स है अलग अलग लेवल के हैं, उनको इसमें रखा गया और रखने के बाद फिर उसके बाद इसके जरिए ड्रोन में लगाकर इसे ड्रॉप किया गया। यहाँ पे मेजर विनय, कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने वेस्टर्न कमांड में लैब को एस्टेब्लिश किया है जहाँ पर हम इसका डिजाइन फैब्रिकेशन कर रहे हैं और ड्रोन के द्वारा हम दुश्मन की इन्फेंट्री और टैंक को बर्बाद कर सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कितनी कैपेबिलिटी इसकी है? इसकी कैपेबिलिटी आप अपनी मर्जी के हिसाब से, ड्रोन की कैपेसिटी के हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। कृतिका की किस तरह का ये ड्रोन है, कितना इसका रेंज होगा अप्रॉक्सीमेटली जो आप बता सके? इस ड्रोन का नाम खड़गा चक्र ड्रोन है। ये वेस्टर्न कमांड की एक EME बटालियन में बनाया गया है। इस ड्रोन का काम है कि ये एनिमी टेरिटरी में जाकर सर्वेलेंस कर सकता है और एक्सप्लोजिव को प्रिसाइसली गिरा सकता है। कितनी दूर तक जा सकता है ये 200 किलोमीटर तक जा सकता है और 5 से 6 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप ये समझ लीजिए कि इस समय कैमिकाज़ी ड्रोन या स्वयं ड्रोन एक इंपॉर्टेंट भूमिका में है और यही वजह है कि ये छोटे से दिखने वाले ड्रोन आसानी से दुश्मन के एरिया में जाकर उन तबाही मचा सकते हैं और इसीलिए कैमिकाज़ी ड्रोन, जिसे आत्मघाती ड्रोन कह लीजिए या सुसाइडल ड्रोन कह लीजिए, एक गेम चेंजर के तौर पर है। ये भी कैमिकाज़ी ड्रोन है। उसके अलावा जो दूसरे ड्रोन्स हैं मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये द्रोना ड्रोन है, ये हमारे यूनिट के द्वारा बनाया गया है। ये 2 से लेके 2.5 kg तक पेलोड ले जाएगा और इसके फिंग्स से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें डबल रोटर लगा है। अच्छा। हाँ, बाकी ये जाके दुश्मन के एरिया में
नुकसान पहुंचा सकता है। 2026 के 10 दिनों ने दुनिया को चौंका दिया है। इस बार चौंकाने की बारी इंडियन आर्मी की है। वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने अब क्यूबा और पनामा की घेराबंदी के लिए युद्धपोत भेज दिए हैं। चीन तेल ले जाने वाले जहाजों को ट्रंप अब पनामा नहर से नहीं जाने देंगे। ट्रंप के इस पैंतरे से रूस और चीन ने मिलकर निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पुतिन ने रूसी जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजे हैं। जिनपिंग ने डिस्ट्रॉयर उतारे हैं। तेल से शुरू हुआ खेल कभी भी अब महायुद्ध में बदल सकता है। पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी है। नए नए हथियारों की टेस्टिंग हो रही है जो पलक झपकते ही दुनिया का नक्शा बदल सकती है। यूरोप में शुरू हुआ तनाव क्या युद्ध की चपेट में एशिया को भी लेगा? इस पर पूरी डिटेल में देखिए ये रिपोर्ट। क्या ट्रंप जनवरी में महायुद्ध शुरू कर देंगे? क्या पुतिन जिनपिंग की ज्वाइंट फोर्स ट्रंप को हरा देगी? क्या महायुद्ध में यूरोप अमेरिका का साथ देगा? क्या महायुद्ध में मिडिल ईस्ट और एशिया भी जलेंगे? ट्रंप के दिमाग में 24 घंटे युद्ध की टिक टिक बज रही है। हंसी मजाक में भी ट्रंप सिर्फ युद्ध के बारे में ही सोच रहे हैं। उनके फाइटर जेट कभी मैक्सिको तो कभी ग्रीनलैंड को डरा रहे हैं। ट्रंप के कयामत ढाने वाले बॉम्बर आसमान में लगातार उड़ान भर रहे हैं। वेनेजुएला, मैक्सिको, क्यूबा, ब्राजील, ईरान, ग्रीनलैंड, ट्रंप को सबका तेल, सबका सोना और रेयर अर्थ मेटल्स ट्रंप को चाहिए। जो नहीं देगा ट्रंप वहां तबाही मचा देंगे। ट्रंप को 3 समंदर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में टोटल कंट्रोल चाहिए, वरना ट्रंप दूसरे देशों के जहाजों पर नेवी कमांडो भेजकर कब्जा कर लेंगे। कैरेबियन सागर में ट्रंप के आदेश पर रूस के एक और जहाज को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। ओलिना नाम का यह जहाज कैरेबियन सागर में था। अचानक ट्रंप की नेवी फोर्स के कमांडो 2 हेलीकॉप्टर से आए और रस्सी डालकर जहाज के डेक पर पहुंच गए। जैसे गन पॉइंट पर किसी को माफिया बंधक बना लेते हैं, उसी तरह रूसी जहाज ओलिना के क्रू को बंधक बना लिया गया। ओलिना, मैरिनेरा, सोफिया। अमेरिका ने 10 दिन में रूस के 3 जंबो जहाजों को समंदर में जब्त कर लिया है। ओलिना, सोफिया और मैरिनेरा को ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल चुराने के आरोप में जब्त किया है। उससे पहले चीन के 4 बड़े तेल से लदे जहाजों को अमेरिका कब्जे में ले चुका है। समंदर में ट्रंप की दादागिरी कभी भी बड़े युद्ध को भड़का सकती है। पुतिन और जिनपिंग ने कहा कि ट्रंप की समुद्री डकैती बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप ने एक और पड़ोसी देश की घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अचानक 2 बड़े युद्धपोत यूएसएस जिमा और यूएसएस सैन एंटोनियो को तैनात कर दिया है। कैरेबियन सागर में 1 महीने से अमेरिका के डिस्ट्रॉयर और आधा दर्जन युद्धपोत तैनात हैं। अब क्यूबा के दूसरी तरफ 2 नए युद्धपोत लगाकर ट्रंप ने यहां ब्लॉकेट कर दिया है। ऐसा करके ट्रंप पुतिन और जिनपिंग को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि क्यूबा रूस का करीबी पार्टनर है। क्यूबा की ऊर्जा जरूरत वेनेजुएला के तेल से चल रही है।
ट्रंप ने कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में ऐसा जाल बुन दिया है जिससे क्यूबा तक वेनेजुएला का तेल नहीं पहुंच पाएगा। रूस और चीन की शैडो फ्लीट वाले टैंकर भी क्यूबा तक तेल नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि ट्रंप ने समंदर में ब्लॉकेट कर दिया है। ऐसा करके ट्रंप क्यूबा को अपने पाले में आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। कोलंबिया, जिसने वेनेजुएला पर हमले के बाद टैंक और आर्मी बॉर्डर पर भेजी थी, अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताओ पेट्रो व्हाइट हाउस में जाकर डील करने को तैयार हैं। अगले हफ्ते दोनों की मीटिंग हो सकती है। साउथ अमेरिका में 12 देश हैं, इनमें सबसे बड़ा ब्राजील है। वेनेजुएला, क्यूबा, कोलंबिया के बाद अब अगला टारगेट ब्राजील है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ब्राजील को चीन से डील नहीं तोड़ने पर युद्ध की धमकी दी है। ब्राजील को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बिजनेस नहीं करने देने की बात कही है। ब्रिक्स करेंसी में रूस, चीन के बाद ब्राजील लीडिंग पार्टनर है। ट्रंप का सीधा फंडा है, अमेरिका से डील कर लो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। रूस, चीन, ब्राजील, वेनेजुएला से तो अमेरिका की जग जाहिर दुश्मनी है। ट्रंप तो अब दोस्तों से भी वही सलूक करने पर आमादा हैं जो दुश्मनों से कर रहे हैं। डेनमार्क नाटो की पार्टनर कंट्री है, अमेरिका से गहरी दोस्ती है, मगर ट्रंप हर रोज नई धमकी डेनमार्क को देते हैं। ग्रीनलैंड बातचीत से डेनमार्क दे दे तो ठीक, वरना ट्रंप ताकत के बल पर कब्जा करने में नहीं हिचकेंगे। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too. We need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. क्या ट्रंप की सनक से नाटो का अंत होगा? क्या महायुद्ध में ट्रंप का साथ नहीं देगा यूरोप? ग्रीनलैंड पर जबरिया कब्जा करने की धमकी ने यूरोप में ट्रंप के खिलाफ माहौल बना दिया है। मैक्रो ने कहा कि रूस के साथ बातचीत दोबारा करने का वक्त आ गया। मेलोनी ने कहा कि मैक्रो सही कह रहे, ये रूस से बातचीत का समय है। कीर स्टामर ने कहा कि मॉस्को के साथ बड़े परिदृश्य में बात होनी चाहिए। मर्ज ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, यूरोप को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ट्रंप की विदेश नीति और कब्जा करो की नीति से यूरोप के छोटे बड़े सभी देश परेशान हैं। फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और जर्मनी ने खोलकर कहना शुरू कर दिया है कि रूस के साथ दोस्ती करने का वक्त आ गया है। मतलब अगर महायुद्ध भड़केगा तो नाटो पार्टनर होने के बावजूद यूरोप अमेरिका के साथ जाने का विकल्प छोड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध में अमेरिका को यूरोप के बिना ही उतरना होगा। इटली ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो यूरोप में उनके सैन्य अड्डों को बंद कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड के मामले में डेनमार्क ट्रंप को चेतावनी दे चुका है, पहले गोली चलेगी फिर बात होगी। यह रणनीति गलत है, लेकिन अगर यह कारगर नहीं हुई तो वैकल्पिक रणनीति को औपचारिक रूप देना होगा। तो आपका क्या मतलब है कि हमें नाटो से अलग होना होगा? क्या हमें अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद करने होंगे? क्या हमें व्यापारिक संबंध तोड़ने होंगे? क्या हमें मैकडॉनल्ड्स पर धावा बोलना होगा? मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। पुतिन की तैयारी यूरोप और अमेरिका दोनों से लड़ने की है। पुतिन 1 साल से नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ट्रंप ने समंदर में जिस तरह रूसी जहाजों पर कब्जा कर पुतिन को ललकारा है, उसका जवाब पुतिन पानी के अंदर ही देने वाले हैं। काला सागर में रूसी नेवी बेड़े युद्ध के साथ साथ गुरिल्ला वॉरफेयर की भी तैयारी कर रहे हैं।
एक बार पुतिन का आदेश मिला तो फिर अमेरिका की नेवी के लिए रूस के जहाजों पर हेलीकॉप्टर से उतरना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी मुश्किल होगा। पुतिन के पास तबाही का कितना सामान है ये नाटो और अमेरिका को पता है, फिर भी ट्रंप बारूद से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने नाटो, अमेरिका, इजरायल समेत ट्रंप के सभी सहयोगियों को सिर्फ ओरेश्निक मिसाइल से निपटने का चैलेंज दिया है। पुतिन ने दुश्मन देशों को ओरेश्निक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की चुनौती दी है। ओरेश्निक को मार गिराने का कोई चांस नहीं है। अगर किसी वेस्टर्न एक्सपर्ट को शक है तो चलो 21वीं सदी का कोई हाईटेक मुकाबला करते हैं। उन्हें हिट करने के लिए एक टारगेट चुनने दें कीव में, फिर उन्हें अपने सारे एयर और मिसाइल डिफेंस वहीं लगाने दें। हम उस टारगेट पर ओरेश्निक से हमला करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या वे तैयार हैं? ओरेश्निक तो सिर्फ 5000 किलोमीटर तक मार करती है। पुतिन के पास शैतान जैसी मिसाइल है जो 18000 किलोमीटर दूर तक परमाणु तबाही मचा सकती है। शैतान मिसाइल को RS-28 सरमत के नाम से जाना जाता है, जो 10 से 15 परमाणु वॉरहेड एक साथ लेकर महाविनाश कर सकती है। इसकी परमाणु विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा में गिरे बम से 2000 गुना ज्यादा है। पुतिन के जखीरे में अवनगार्ड जैसा हाइपरसोनिक वाहन है जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को स्पेस में ले जाकर फिर टारगेट पर आकर तबाह करता है। 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाला अवनगार्ड को रूस का अजेय अस्त्र माना जाता है। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। जनवरी में युद्ध छिड़ेगा। मैदान साउथ अमेरिका में वेनेजुएला और क्यूबा बनेंगे या मिडिल ईस्ट में ईरान। ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे युद्ध उनकी धरती के आसपास पहुंचे। इसलिए संभावना सबसे ज्यादा यही है कि अगला महायुद्ध ईरान के मैदान में लड़ा जाएगा। ईरान में जिस तरह प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उससे खफा ट्रंप कभी भी प्रहार कर सकते हैं। ईरान का दुश्मन नंबर 1 इजरायल पहले से हमले के लिए तैयार है। पुतिन, जिनपिंग और खामेनेई ने ट्रंप के खिलाफ महायुद्ध का रिहर्सल शुरू कर दिया। साउथ अफ्रीका के सीमंस टाउन नेवल बेस पर तीनों देशों के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। यहां समंदर में कैसे ट्रंप को पटखनी देनी है, इसकी पॉइंट टू पॉइंट तैयारी शुरू हो गई है। ईरान पर हमले से पहले मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा खुल गया है। सऊदी अरब ने यमन पर बड़े हमले के लिए सेना की नई बटालियन बख्तरबंद गाड़ियों के साथ रवाना की है। सऊदी अरब ने पहले यहां यूएई के सहयोगी लड़ाकों को मार गिराया। अब उनके निशाने पर यमन के हाउती आतंकी संगठन है। महायुद्ध मिडिल ईस्ट से एशिया तक भी आएगा। चीन ने जिस तरह जापान और ताइवान की घेराबंदी शुरू की है, उससे यहां भी एक नया फ्रंट खुल चुका है। साउथ चाइना सी और हिंद प्रशांत महासागर में चीन जिस तरह से लगातार बड़े बड़े युद्धाभ्यास कर रहा है, भड़काने वाली कार्रवाई कर रहा है, उससे यहां भी बड़ा युद्ध पहुंच सकता है। ईरान को गिराने के बाद ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट चीन है। ताइवान के बहाने यहां जिनपिंग और ट्रंप के बीच सबसे बड़ी तबाही वाला युद्ध होने का खतरा है। ट्रंप ने यहां पहले से ताइवान में घातक हथियार भेज दिए हैं। जापान में अमेरिकी बेसों की ताकत बढ़ा दी है। जापान की नेवी भी लगातार समंदर में चीन को चैलेंज दे रही है।